विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य या हिंदी की परीक्षा बीएड, एमए, बीए, नेट, खास तौर से नेट की परीक्षा जिसको पास करने के बाद आप किसी भी कॉलेज या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन सकते हैं, उस परीक्षा को पास करने के लिए यूजीसी नेट, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ये परीक्षा है। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। इस परीक्षा को पास करने के लिए, इसको देने के लिए हिंदी विषय के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे हिंदी कहानी के उद्भव और विकास के ऊपर। आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है ये। और हिंदी कहानी जिसे प्राचीन भाषा में गल्प कहा जाता है या आख्यायिका भी कहा जाता है, और आधुनिक काल में इसकी आवश्यकता क्यों हुई, इसको पश्चिम में इसको शॉर्ट स्टोरी कहते हैं इसको। और इसको उद्भव के बारे में सर्वप्रथम एडलर एलन पो, जो अमेरिकी राइटर थे, 1809 से 49 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वो क्या कहते हैं परिभाषा देते हुए, कहते हैं कि छोटी कहानी एक ऐसा आख्यान है जो इतना छोटा है कि एक बैठक में पढ़ा जा सके और जो पाठक पर एक ही प्रभाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से लिखा गया हो। देखिए, कहानी और उपन्यास में क्या अंतर है। कहानी जीवन के किसी एक पार्ट पर होती है, तो उपन्यास संपूर्ण जीवन की कहानी होती है। दोनों में फर्क कितना ही है। और कहानी 4 पेज की भी हो सकती है, 5 पेज की भी हो सकती है, 10 पेज की भी हो सकती है, लंबी कहानी भी हो सकती है। उदय प्रकाश जो हमारे समय के महत्वपूर्ण कथाकार लंबी लंबी कहानियां लिखते हैं। शिव मूर्ति जी लंबी कहानियां लिखते हैं। मंटो छोटी कहानियां लिखा करते थे। हमारे सत्यनारायण जोधपुर में हमारे गुरु जी हैं सत्यनारायण जी, वो छोटी छोटी कहानियां लिखते हैं रिपोर्टार्स के रूप में। तो कहानी का जैसे ब्रेख्त जो बहुत बड़े कहानीकार थे, वो भी छोटी छोटी कहानियां लिखते थे। चेखव छोटी कहानियां लिखते थे। तो कहानीकार कैसे लिख रहा है और उसके माध्यम से कितना प्रभाव पैदा कर रहा है, वो कहानीकार के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, मुंशी प्रेमचंद क्या कहते हैं कि कहानी, जिसको क्या कहते हैं गल्प, एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोविज्ञान को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। ये बता रहे प्रेमचंद जी, बता रहे हैं। प्रेमचंद धनपत राय, जिनको जिससे आप अच्छी तरह से परिचित होंगे, मुझे मेरा ख्याल है। 1880 में लम्हे में उनका जन्म होता है और 1936 में उनकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही कम जीवन जिया, लेकिन प्रेमचंद ने जो लिखा है, मानसरोवर, गोदान, मंगलसूत्र, कर्मभूमि, रंगभूमि, पढ़िए आप, बहुत मजा आएगा। आपके पाठ्यक्रम में जो शामिल उपन्यास है वो नेट में गोदान है, जो उनका अंतिम उपन्यास है। 1936 में ही उनकी मृत्यु होती प्रेमचंद जी की, और तभी वो प्रकाशित भी होता है। अब देखिए, इस कहानी का आरंभ है वो सरस्वती नाम की पत्रिका थी, मैंने बताया आपको ना, 1900 में प्रकाशन आरंभ होता है और वहीं से कहानी, और कैसे कह सकते हैं कि हिंदी खड़ी बोली का विकास भी वहीं से शुरू होता है। तो इसमें तमाम लेखक छपते हैं, और प्रेमचंद की महत्ता को बाद में इन्होंने स्पष्ट कहा। और इस तरह से प्रेमचंद के जो लेखन के वो 3 काल बताए गए हैं, 1901 से 1914, 1914 से 36, और 36 से वर्तमान तक कह सकते हैं। तो प्रेमचंद की पूरी जो कहानी थी वो अ, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी, इस पर बहुत सारा विवाद है। इंशाल्लाह खां की कहानी, उदयभान चरित्र, रानी केतकी की कहानी भी मानी जाती है। तो वो एक अलग बहस का विषय है। हम कहानी के उद्भव की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आधुनिक काल से उसका आरंभ होता है। प्राचीन आख्यानिकाओं में बहुत सारी कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियां, हमारे यहाँ पर बहुत सारी परंपराएं रही है। बुद्धों की अलग रही है, जैन की अलग रही है, हिंदू धर्म की जो तमाम तांत्रिक परंपराएं हैं, इतने सारे जो अ, संप्रदाय थे, उनकी अलग अलग परंपराएं थी। तो उसके इस लिहाज से उसका अलग अलग इम्पोर्टेंस था, अलग महत्व था। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी क्या कहते हैं कि यह मुस्लिम फारसी प्रभाव की अंतिम कहानी, यद्यपि इसकी भाषा और शैली में आधुनिक कहानी कला का आभास मिल जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी, राजा भोज का सपना भी ऐसी कहानी है। इसमें भी थोड़ा बहुत आधुनिकता का पुट मिलता है। आधुनिकता मैंने बताया ना, आधुनिकता क्या होती है, जहाँ आप तर्क से सोचना शुरू करते हैं, जहाँ मनुष्य केंद्र में है, जहाँ अंधविश्वास का नकार है, जहाँ धर्म की मान्यताओं पर सवाल खड़े किए जाते हैं। फिर
किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती, आचार्य शुक्ल ने खुद कहानी लिखी थी 11 वर्ष का समय, बंग महिला दुलई वाली कहानी, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। तो वो भी अपना नाम बदल के लिख रही थी क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ ये तो बहुत कुछ लिखना था ना भाई। आप उस ब्रिटिश हुकूमत की कल्पना कीजिए जिसको हम कॉलोनियल शासन कहते हैं, जिसको हम उपनिवेश शासन कहते हैं, जिसको हम अंग्रेजी शासन कहते हैं, जिसको हम जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसका कभी सूर्य अस्त नहीं हुआ करता था, क्योंकि अंग्रेज या लंदन का साम्राज्य इतना बड़ा फैला हुआ था कि जहाँ सूर्य निकलता था और जहाँ अस्त होता था वहां तो उसका साम्राज्य। फिर आचार्य शुक्ल ने इंदुमती, गुलबहार, हीरालाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल, मास्टर भगवान दास, 11 वर्ष का समय, शुक्ल जी, पंडित और पंडिताइनी, गिरिजा दत्त वाजपेयी, धुलाई वाली बंग महिला सामने रखकर हिंदी की पहली कहानी का बात कहा, जिसमें 1902, 3, 4, 7 लिखी गई। इस पर विचार करते हुए शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इनमें यदि मार्मिकता की द्विभाषी दृष्टि से प्रधान भाव कहानी को चुनने में तीन मिलती है, इंदुमती, 11 वर्ष का समय और धुलाई वाली। इंदुमती किसी बंगला कहानी की छाया नहीं है तो हिंदी की पहली मौलिक कहानी ठहरती है। इसके उपरांत 11 वर्ष का समय, फिर धुलाई वाली का नंबर आता है। तो कह रहे हैं कि मतलब संवेदना की दृष्टि से देखा जाए तो किसी बांग्ला साहित्य की कॉपी नहीं है बल्कि वो एक मौलिक कहानी है। तो शुक्ल जी का अपना एक तरीका था चीजों को ढूंढने का। फिर देवी प्रसाद वर्मा ने 1901 में छत्तीसगढ़ मित्र में छपी माधवराव सप्रे की, माधवराव सप्रे का जिक्र हमने पहले भी किया था, एक टोकरी पर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी करने की बात वो कहते हैं। तो इस प्रकार से वो ज्यादा लंबी कहानी नहीं है, छोटी कहानी है। सरस्वती पत्रिका इस एक परंपरा को शुरू करती है और तमाम चीजों को छापने लगती है। और उसने कहा था जो कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहानी, आपको बताइए 1915 में छपती हो। तो प्रेमचंद की जो कहानी है पंच परमेश्वर वो 1916 में छपती है। और सरस्वती पत्रिका ने हिंदी कहानी के उद्भव और विकास को प्रतिष्ठापित करने में, उसको स्थापित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। खड़ी बोली हिंदी के निर्माण में, हिंदी के साहित्यकारों की निर्मिति में इस पत्रिका का अभूतपूर्व योगदान था, ये मान सकते हैं आप। महावीर प्रसाद द्विवेदी लगातार इसके संपादक रहे और इस पत्रिका के बारे में सवाल हमेशा पूछा जाता है नेट में, इसलिए इसको भी समझ लीजिए आप, इसके बारे में डिटेल में समझ सकते हैं आज आसानी से। तो कहने का मतलब इस प्रकार की कहानियां और प्रेमचंद पूर्व हिंदी की जो कहानियां थी उसमें कुछ ज्यादा कथ्य इतना मजबूत नहीं है, बड़ी कल्पना फैंटेसी इस प्रकार की कहानियां हैं। तो कोई भगवान को लेकर लिख रहा है, कोई ईश्वर को लेकर लिख रहा है, कोई इस प्रकार की कहानियां जिसका कोई इतना ज्यादा प्रभावशाली कहानियां नहीं है, लेकिन वो कहानी परंपरा को बनाने में महत्वपूर्ण स्थान है। भगवान दास की प्लेग की चुड़ैल, केशव प्रसाद सिंह की चंद्रलोक की यात्रा, गिरिजा दत्त वाजपेयी की पति का पवित्र प्रेम जैसी कहानियों की बात करते हैं। इसमें ये सारी घटनाएं हैं, संवेदना, भाषा, शिल्प, सारी दृष्टियों से कह सकते हैं कि कहानियां इतनी प्रभावशाली नहीं है। लेकिन जैसे ही प्रेमचंद युग की शुरुआत होती, प्रेमचंद हिंदी कहानी को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं और उसकी तमाम सीमाओं से परे जाकर के उसको विश्व स्तर की कहानी कला के रूप में स्थापित करने में अपना बड़ा योगदान देते हैं प्रेमचंद। देखिए इसमें कौन कौन से, प्रसाद है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, सुदर्शन है, खुशबू की कहानीकार, उसमें फिर श्री विश्वम्बर नाथ कौशिक है, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री है, भगवती प्रसाद वाजपेयी, वृंदावन लाल वर्मा, गोपाल राम गहमरी, राधा कृष्ण दास, ज्वाला दत्त शर्मा आदि प्रमुख कहानीकार हैं। फिर प्रेमचंद 1907 में उर्दू में लिखते थे। फिर 1916 में उनकी कहानी पंच परमेश्वर छपती है। तब से वो हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक के रूप में उनको स्थान मिलता है, खासतौर से 1916 में, क्योंकि उसके बाद लगभग एक कितना एक लेखक को स्थापित होने का जो समय लगता है तो उसमें प्रेमचंद को भी समय लगा और उन्होंने इस बात को समझने का प्रयास किया। प्रेमचंद मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर बात करते हैं, स्वाभाविक वर्णन करते हैं और उनकी जो कहानियां है उसमें क्या है, संसार से देवता, राजा और ईश्वर को अपदस्थ करके दीन, शोषित, पीड़ित, प्रताड़ित मनुष्य को नायक के पद पर प्रतिष्ठित करने का काम किया। मैंने कहा ना कि जो मध्यकाल की जो चेतना थी इसमें राजा ही भगवान था, उसका बड़ा मान सम्मान था। लेकिन उन ईश्वर को, धर्म को, राजा महाराजाओं को सबको साइड करके जो समाज का जो शोषित जो मनुष्य है, जो अधिकारों से वंचित जो मनुष्य है, उसको एक नायक के रूप में स्थापित करने का काम प्रेमचंद करते हैं। तो कह सकते हैं कि समाज बहुत सारा परिवर्तन भी घटित हो रहा था और तमाम सत्ताओं के खिलाफ में विद्रोह जनता लगातार कर रही थी। रूस की क्रांति भी 1917 में हो जाती है। तो सारी चेतनाओं का प्रभाव भी पड़ रहा था और साम्राज्यवाद के खिलाफ
एक पूरी दुनिया में विद्रोह भी विरोध भी चल रहा था, तो वो सारी चीजों का प्रभाव रचनाकारों पर जाहिर सी बात है पड़ना स्वाभाविक है। आरंभ में प्रेमचंद आदर्शवादी, मैंने कहा ना आदर्शवादी कहानियां लिख रहे थे प्रेमचंद, लेकिन बाद में आदर्श के साथ साथ यथार्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं, समाज की वास्तविकताओं को अपनी कहानियों में, अपनी रचनाओं में स्थान देने लगते हैं। शोध, पंच परमेश्वर, विचित्र होली, आहुति, जुलूस, सत्याग्रह, शतरंज के खिलाड़ी, नमक का दारोगा, बड़े घर की बेटी, अलगोजा आदि अनेक प्रसिद्ध उनकी कहानियां हैं। प्रेमचंद का कहानी लेखन 16 से 36 के बीच संपन्न हुआ था और उन्होंने इस बीच बहुत सारी लगभग 300 कहानियां लिखी है। और प्रेमचंद की कहानियों को पढ़ेंगे तो मैंने कहा ना कि भारतीय समाज की तमाम विविधताओं पर वो विचार करते हैं, और कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं है, समझिए कि उस समय का सत्य है वो। उनकी सवा सेर गेहूं, मुक्ति मार्ग, पूस की रात, सदगति, बाबाजी का बोझ, कफन जैसी कहानियां बहुत ही उल्लेखनीय है। तो कह सकते हैं कि प्रेमचंद भारतीय समाज की तमाम विडंबनाओं को काठिन्य के साथ, गंभीरता के साथ अभिव्यक्त कर रहे थे और आदर्श से यथार्थ की तरफ प्रवेश कर रहे थे। इसलिए प्रेमचंद और उनकी जो समकालीन है उसमें बहुत भिन्नता है। प्रेमचंद इसीलिए शिखर उपन्यासकार या कहानीकार के रूप में हम उनको जानते हैं। कलात्मक दृष्टिकोण से भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है। फिर उसके बाद आते हैं प्रसाद, जयशंकर प्रसाद भी महत्वपूर्ण कहानीकार है, वो भी उपन्यासकार है। लेकिन प्रसाद की कहानियां कौन सी ज्यादा ऐतिहासिक कहानियां हैं, इतिहास को लेकर के ज्यादा नाटक भी लिखते हैं, उपन्यास भी लिखते हैं। और आपको पता है कामानी जैसा महाकाव्य भी लिखा उन्होंने इतिहास से पहले जाकर, माइथोलॉजी में जाकर के। तो उनकी तमाम कहानियां हैं, जिसमें कुछ आपके नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, जैसे आकाशदीप आपके नेट के पाठ्यक्रम में उनकी कहानी शामिल है। उसके बाद देवरथ है, सालवती, पुरस्कार, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ का उद्धार जैसी कहानियां हैं। उसके बाद है तानसेन, रसिया बालम, गुलाम आरा, मदन मृणालिनी आदि प्रसाद की प्रेम कहानियां हैं। इतिहास में ऐतिहासिक दृष्टिकोण का आधार बनाकर लिखते हैं वो, तो इसलिए भी वो महत्वपूर्ण कहानियां हैं। तो प्रसाद भी प्रेमचंद के समकालीन कहानीकार है। तो हिंदी कहानी को, लेकिन प्रसाद की जो ख्याति मूलतः कवि के रूप में है, मतलब जैसे गद्यकार और कामायनी के जो कवि है, इसलिए उनको अलग स्थान मिलता है। प्रेमचंद के बाद के कहानीकारों में देखिए नए नए विचार आने लगते, क्योंकि देखिए फिर देश की आजादी का आंदोलन भी तो चल रहा था, तो उससे स्त्रियां भी आ रही थी, तमाम वर्ग के लोग आ रहे थे। तो ये तो एक, जब समाज में इस प्रकार की उथल पुथल बस चलती है ना, तो बहुत सारे वैचारिक प्रभाव भी चलने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नए कहानीकार और उनके नए विचार, नई सोच भी, मनोविज्ञान की बात हो रही थी। उसके बाद समाजवाद, मार्क्सवाद और सामंतवाद के खिलाफ विद्रोह, ये सारी चीजें जब आने लगती है और 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है, उसका हम चाहे उसकी कितनी भी आलोचना करें, लेकिन उसने एक नई पीढ़ी को तैयार करने का काम किया, उसने समाज में एक वैचारिक चेतना पैदा करने का काम किया। और उस लिहाज से उसमें जो तमाम लोग थे, चाहे प्रेमचंद ने खुद उसके पहले कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी, फिर उसमें अश्क पांडे, बेचन शर्मा उग्र, विष्णु प्रभाकर, अमृतलाल नागर आदि प्रमुख उल्लेखनीय कहानीकार है। इन सभी कहानीकारों ने प्रेमचंद की तरह ही अंधविश्वासों, सामाजिक कुरीतियों, आर्थिक शोषण का विरोध किया अपनी कहानियों में। फिर यशपाल जो महत्वपूर्ण मार्क्सवादी विचारक चिंतक के रूप में हमारे सामने आते, क्रांतिकारी भी थे। तो उनकी दृष्टि में सामाजिक शोषण, दरिद्रता, नग्नता, अन्याय, अत्याचार आदि का वो अपनी कहानी में उद्घाटन करते हैं। कर्मफल, फूल की चोरी, चार आने, दुनिया की होली, आदमी का बच्चा, पर्दा, फूलों का कुर्ता, धर्म रक्षा, करवा का व्रत, पतिव्रता आदि उनकी महत्वपूर्ण कहानियां हैं। तो कह सकते हैं कि यशपाल ने इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसके बाद रागी राघव का नाम आता है। गजल उनकी कहानी है, प्रेम पंच परमेश्वरी, मातृ कृष्णा, कुत्ते की धूम, शैतान नाम लिया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें आने लगती है। फिर उसमें भैरव प्रसाद गुप्त भी आते हैं, नागार्जुन ने भी कहानियां लिखी थी उस दौर में। तो कहने का मतलब है कि ये जो मार्क्सवादी जो चेतना है, इसकी आलोचना, समीक्षा, उसकी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन उसके अंदर की जो कुछ बातें हैं उस पर भी लगातार विचार विमर्श होता रहा। और उसने एक, कह सकते हैं कि वो खुद एक समय के बाद फिर सत्ता बन जाती, पावर बन जाती है, उसकी बहुत सारी आलोचना होती है और कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर तमाम चीजें हमारे सामने आती है और उसके बंटवारे होते हैं, और वो अलग विषय है। फिर विष्णु प्रभाकर आते हैं। विष्णु प्रभाकर ने
धरती अब घूम रही है उनकी बहुत लोकप्रिय कहानी है। रहमान का बेटा, ठेका, जज का फैसला, गृहस्थी मेरा बेटा, अभाव आदि कहानियां हैं। फिर अमृतलाल नागर है, दो आस्थाएं, गरीब की हाय, निर्धन, कयामत का एक दिन, गोरख धंधा। फिर मनोवैज्ञानिक कहानियों का समय आता है। मनोवैज्ञानिक मैंने कहा ना कि सिगमंड फ्रायड ने इस बात की खोज की थी कि मनुष्य का संसार सिर्फ बाहर का संसार नहीं है, बल्कि मनुष्य के अंदर भी एक संसार होता है। उस संसार को अगर हम खारिज करेंगे तो हम मनुष्य की पीड़ा को, मनुष्य के दर्द को समझ नहीं पाएंगे। और जिस प्रकार की चीजें उसके अवचेतन में होती है, उसी प्रकार से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसकी सोच का निर्माण होता है। और उसकी जो काम भावना है, जो उसकी सेक्सुअलिटी है, वही उसकी चेतना को निर्धारित करती है, तय करती है। तो इससे पहले ये सब विचार दुनिया के सामने नहीं आए थे, इसलिए यथार्थवादी कहानियां लिखी जा रही थी। यथार्थवाद का विचार दुनिया पर हावी था। लेकिन मनुष्य के अवचेतन में भी बहुत कुछ चीजें हैं। उसका अवचेतन कैसे काम करता है, उसका मनोविज्ञान, उसकी काम भावना कैसे उसके व्यक्तित्व को निर्मित करती है, खंडित करती है, उसके रिश्ते नाते, वो सारी चीजें कैसे उस तय करती है, उसके जीवन का निर्माण कैसे करती है, उन सारी चीजों पर भी इसमें बातचीत होने लगती है। तो इसमें देखिए, पत्नी, पाजेब, जाह्नवी, ग्रामोफोन का रिकॉर्ड, एक गो आदि इनकी कहानियां हैं जैनेन्द्र कुमार की। जैनेन्द्र कुमार ने उपन्यास भी लिखे। लीलाचंद जोशी भी इसी प्रकार की कहानियां लिखते हैं, मनोवैज्ञानिक कहानियां ही उनकी भी। ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, आत्मरति आदि चीजों को दर्ज करते हैं। उन्होंने रोगी, परित्यक्ता, खंडहर की आत्माएं, दुष्कर्मी, बदला जैसी कहानियां लिखी। और इस तरह से हिंदी कहानी को महत्वपूर्ण बनाया। फिर अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय उनका पूरा नाम है। 1911 में पैदा हुए थे और 1987 में उनकी मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह के साथ इन्होंने काम किया था। इनके पिताजी खुद आर्कियोलॉजिस्ट थे और संस्कृत साहित्य का इन्हें कह सकते हैं कि ज्ञान पिता से ही मिलता है। फिर बाद में अंग्रेजी साहित्य पढ़ते हैं, हिंदी साहित्य पढ़ते हैं और विश्व के तमाम साहित्य को पढ़ करके फिर वो हिंदी में अनुवाद का काम भी करते हैं और हिंदी में लिखना शुरू करते हैं। अंग्रेज सरकार की फौज की नौकरी भी करते हैं और हर तरह से लोगों की हेल्प करने का काम भी करते हैं। उन पर बहुत सारे आरोप भी लगते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी आरोप की परवाह नहीं की और अपना काम करते रहे। तो अज्ञे की भी महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जिसमें देखिए जयदोल, कोठरी की बात, रोज, जिसको गैंग्रीन और रोज दोनों एक ही कहानियां हैं। परंपरा, द्रोही, शरणदाता, विपदगा आदि कहानियां उनके गूढ़ चिंतन की बात करती है। और इस प्रकार से अज्ञे अपना स्थान रखते हैं। उसके बाद देखिए आज़ादी के बाद, अब तब तक देश आज़ाद हो चुका होता है 1947, आपको बताइए। उसके बाद जो नया नया विचार आता है उसमें बहुत सारे कहानी को लेकर के आंदोलन चलते हैं। और इसमें नई कहानी, कहानी, जनवादी कहानी और इस प्रकार के बहुत सारे वैचारिक खांचे कहानी को लेकर के तैयार होते हैं। जिसमें फिर बाद में मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, रेणु और तमाम लोग, कई कहा महेश सिंह, तमाम लोग कहानीकार आते हैं। फिर बाद में फिर महिलाएं, स्त्रियां भी, कृष्णा सोबती जी आती है, मनु भंडारी जी आती है, निर्मला जैन जो कि आलोचक है वो आती है। मतलब इस प्रकार के बहुत सारे लोग आने लगते हैं। फिर कह सकते हैं कि एक भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होती है और एक लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक, समाजवादी जिन मूल्यों की हम बार बार बात करते हैं उनको लेकर के बातचीत शुरू होने लगती है। तो सारी चीजें शुरू होती है हमारे सामने और अनुभूतियां अलग अलग रूप में आती है। मैंने कहा ना, रेणु, धर्मवीर भारती, मार्कंडेय, अमरकांत, भीष्म साहनी, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमवदा, हरिशंकर परसाई, शैलेश मटियानी जैसे तमाम कहानीकार हमारे सामने आते हैं। राजेंद्र यादव ने एक दुनिया समानांतर नामक पुस्तक का संपादन करके नई कहानी का एक प्रामाणिक संग्रह प्रस्तुत किया हमारे सामने। जिंदगी और जोक, अमरकांत, परिंदे, निर्मल वर्मा, तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, रेणु, चीप की दावत, भीष्म साहनी, यही सच है, मनु भंडारी, एक और जिंदगी, मोहन राकेश, प्रेत मुक्ति, शैलेश मटियानी, भोला राम का जीव, हरिशंकर परसाई। इस तरह से ये सारे के सारे रचनात्मकता के आयाम थे, जिन्होंने कहीं न कहीं आधुनिक मतलब आज़ादी के बाद एक समाज जो बन रहा था उसकी क्या आकांक्षाएं थी, उसके सपने क्या थे, कैसे टूट रहे थे, बन रहे थे, तो उन सारी चीजों को भी इन्होंने दर्ज करने का प्रयास किया। फिर मोहन राकेश की बल्बे का मालिक, बिस्वाल, आद्रा, राजेंद्र यादव की खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है, कमलेश्वर की राजा निर्बंसिया जो आपके नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, दिल्ली में एक मौत, उषा प्रेमवदा की वापसी,
भीष्म सहानी की जीभ की दावत, ये भी आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। ये सब कहानियां लिखी जाने लगी। रेणु की तीसरी कसम, लालपान की बेगम, दोनों ही आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। रसप्रिया जैसी कहानियां सामने आती है। तो कहने का मतलब है कि फिर नामवर सिंह जी आते हैं, आलोचक नामवर सिंह, उनकी कहानी, नई कहानी पुस्तक सामने आती है, जो कि इस नई कहानी की जो आंदोलन था इसका मूल्यांकन करती है, और निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को महत्वपूर्ण कहानी के रूप में नामवर जी रेखांकित करते हैं। परिंदे की नायिका जो लतिका है, वो कहानी भी आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। परिंदे कहानी 1950 के आसपास नई कहानी और नए मूल्यबोध आने लगते हैं, और 60 का समय एक नए रूढ़िवाद में फंसता है, और मैंने कहा ना कि फिर कहानी एक नए स्ट्रक्चर, नए भाषा, नए कंटेंट के साथ हमारे सामने आती है। फिर देखिए आंदोलन के जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो सपने देखे थे वो टूट रहे थे फिर ना, तो उसका भी एक मोहभंग था, तो वो भी कहानियों में आने लगता है। तो ये सारी चीजें रचनाकार अपने अपने तरीके से बता रहे थे, तो इसका एक अलग संसार है। फिर जगदीश चतुर्वेदी, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी, प्रबोध कुमार, रविंद्र कालिया, ममता कालिया, ज्ञान रंजन, दूधनाथ सिंह, प्रयाग शुक्ल, महेंद्र भल्ला, मुद्रा राक्षस, गंगा प्रसाद विमल जैसे तमाम कहानीकार हमारे सामने आने लगते हैं। और मूल्यों की निस्तारता, त्रासदियां, श्रीकांत वर्मा की झाड़ी शव यात्रा, दूधनाथ सिंह की रक्तपात, आइसबर्ग, रविंद्र कालिया की सिर्फ एक दिन जैसी कहानियां हमारे सामने आती है। तो कहने का मतलब है कि फिर यौन कुंठाओं को लेकर के कहानियां लिखी जाने लगी। तो इस प्रकार के बहुत सारे विचार हमारे सामने आते हैं, है ना। हिंदी कहानी के जांकों के जंगल में भटकी हुई ककर भर्त्सना की गई। तो इस प्रकार की बहुत सारी विचार भी आने लगे, और जगदीश चतुर्वेदी की कहानियों में भी असामान्य यौन इच्छा और योग वेग को प्रमुखता मिली है। मैंने कहा ना कि समाज, जैसे आज कहा जाता है ना जो सोशल मीडिया के जमाने में कि भारत में सेक्स को लेकर क्रांति हो रही है, तो ये तमाम तरह की जो सामाजिक मान्यताएं, जो दबाव थे, जिसमें आप अपने भाव को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे थे, है ना, और जब अपने भावों को अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें कहीं किसी न किसी रूप में अभिव्यक्त हो रही है। आज फिल्म के रूप में अभिव्यक्त हो रही है, सोशल मीडिया पर आ रही है। तो जो हमारे समाज की न जाने कितनी रूढ़ियां हैं कि जो कहते हैं ना कि हर स्त्री पुरुष को सहज स्वाभाविक प्रेम करने से रोकते हैं, उसकी इच्छाओं को रोकते हैं, या इस प्रकार के बंधन जो आपको कहीं की चीजों को और आपके व्यक्तित्व को रोकते हैं, तो वो सारी चीजें भी इन कहानियों में नजर आती, दर्ज कर सकते हैं, समझ सकते हैं उस लिहाज से भी। फिर देखिए जनवादी कहानी। अब कहानी कहानी होती है, उसको जनवादी कहे या न कहे, लेकिन एक विचार चलता है कहानी में कलम इस बहुत सारे प्रोग्राम में लोग करवाते हैं इनको लेकर के। इसमें कौन कौन है? प्रेमचंद की पगजरता, यशपाल, पर्दा, रांगे राघव, गदल उनकी है, भैरव प्रसाद गुप्त की हड़ताल है, मार्कंडे की हंसा जय अकेला, भीष्म सहानी की चीफ की दावत, अमरकांत की दोपहर का भोजन, शेखर जोशी की कोसी का गठवार, ये भी आपके नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। तो ये सारी चीजें आने लगती है, और मैंने कहा ना फिर कहानी को लेकर के, कहानीकारों को लेकर के अलग अलग धाराएं भी चलने लगती है, जो कि एक अलग बहस का विषय है। अब कलावादी भी है, प्रगतिशीलवादी है, अकहानी है। तो इन सारी धाराओं के बीच में हिंदी कहानी कह सकते हैं कि बहुत सारे विविध के साथ आती है। और फिर 1980 के बाद सबाल्टर्न डिस्कोर्स आता है, जिसमें दलित कहानी, स्त्री कहानी, आदिवासी कहानी, थर्ड जेंडर को लेकर बातचीत होने लगती है। तो ये पूरी धारा है, और जिस धारा में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कहानीकार हैं, बहुत सारे रचनाकार हैं, और इन सारे रचनाकारों के बीच में, इन सारी चीज़ों के बीच में जाहिर सी बात है कि जब समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती है, तो सब कुछ बदलता ही और बदलना भी चाहिए। और समकालीन में देखिए संजय कामरेड का कोट और भागदत्त का हाथी, उदय प्रकाश दरियाई घोड़ा, तिरीच और अंत में प्रार्थना, ज्ञान प्रकाश विवेक, जोसफ चला गया, गुड्डे कमीज, अब्दुल बिस्मिल्ला, रेण बसेरा, अतिथि देवो भव, रमेश उपाध्याय, नदी के साथ जमी हुई झील, स्वयं प्रकाश जो बहुत महत्वपूर्ण कहानीकार है, मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, शिव मूर्ति जी ग्रामीण जीवन पर लंबी लंबी कहानियां लिखते हैं, महत्वपूर्ण कहानीकार है, कसाई बाड़ा, तिरिया चरितर, मदन मोहन, दलदल, हारू, फिर भी सूखा, ये आदि महत्वपूर्ण कहानीकार है। फिर मैंने कहा ना बंडू भंडारी, कृष्णा सोबती, उषा प्रेमलता, तमाम लोग लिखते रहे। और अभी तो हमारे सामने बहुत ही कहानीकार है, स्त्री पुरुष हर वर्ग के लोग समझिए कि लेखन में अपना महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनका हमें स्वागत करना चाहिए। कमल भारती हो, मोहनदास नेमिशराय हो, तुलसी राम जी हो,
दलित साहित्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग, स्त्री स्त्री कथाकार है, आदिवासी बहुत सारे कहानीकार हैं, सबाल्टर्न डिस्कोर्स है, हरिराम मीणा हमारे राजस्थान के लगातार आदिवासियों को लिखते रहते हैं, उनकी रचनाओं का दुनिया की कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। तो उस लिहाज से लगातार लोग लिख रहे हैं और इसमें किसी एक धारा या किसी एक विचार की बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना सारा जो वैविध्य है जिसका आना बहुत जरूरी है और जिसका जिस जिस संवेदनशीलता का, जिस अनुभूति का हमारी समकालीन जिंदगी में हमारे समकालीन बोध के साथ मिलना जरूरी है। तो हिंदी कहानी की बहुत ही समृद्ध परंपरा है, हमारे सामने लगभग 100 साल की परंपरा है और इस परंपरा से हम गुजरेंगे तो हमें 100 साल के भारत की जो विविधता है, जो वैविध्य है, उसके दर्शन होंगे और हम इस चीज़ों को समझने लगेंगे कि आखिर कहानी किस प्रकार से मुकम्मल होती रही और कैसे उसने अपनी ही सीमाओं से बाहर आकर के समाज के तमाम वैविध्य को छुआ, उसको टच करने का काम किया। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और हम आपको लगातार समृद्ध करने का प्रयास करेंगे और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेवर गिव अप। परेशानियों से हारना नहीं है, बल्कि हर दिन अपने आप को बेहतर करना है, हर दिन कुछ न कुछ सीखते रहना है और आगे बढ़ते जाना है और खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या है। तो अपने आप पर भरोसा सबसे ज़रूरी है। मस्त रहिए।